नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जी विद श्रामित चौधरी। और इस बुलेटिन में हम आपको आज डिटेल में सबसे पहले खबरें दिखाएंगे। सबसे पहली खबर जो है वो पंजाब से जुड़ी है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सियासी पार्टियां एक्टिव हैं और सियासी पार्टियों की तरफ से कैंपेन जारी है। और इसी कड़ी में आज शिरोमणि अकाली दल यूथ फॉर पंजाब और पंजाब पंजाबियों के नाम से अभियान शुरू करने जा रही है। और आज चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम सुखबीर बादल यूथ फॉर पंजाब मिशन की शुरुआत करेंगे। मिशन 2017 के लिए सियासी पार्टियों की लोगों से संपर्क की रफ्तार बढ़ती जा रही है। हर पार्टी बूथ को खुद से जोड़ने में लगी है। अब शिरोमणि अकाली दल की ओर से यूथ फॉर पंजाब और पंजाब पंजाबियों के नाम का अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी के मुताबिक इस अभियान का मकसद यूथ को मजबूत करना और उसे पंजाब से जोड़ना है और उसके जरिए सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाना है। पंजाब के 9.5 साल के डिवेलपमेंट की जानकारी नौजवानों के राही पहुँचाने का एक उपराला किया जा रहा, जिसका नाम है यूथ फॉर पंजाब। पंजाब का नौजवान पंजाब वास्ते। उधर पंजाबी और बाहरी के मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। 52 बंदे आए ने आपने, ऑल फ्रॉम आउटर स्टेट्स, झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा। पंजाबी नहीं कोई दे आर द वंस गोइंग अराउंड हियर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पंजाब, दे आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी। एवरी कैंडिडेट इज रनिंग टू देम टू गिव द मनी कि साडा तुसी बना लो। पंजाब में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब यूथ को खुद से जोड़ने की कवायद तेज होती जा रही है। सभी पार्टियां यूथ को रुझाने में लग गई हैं। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब में पुलिस और आर्मी की भर्ती के दौरान लिए गए डोप टेस्ट के जो रिजल्ट आए और उससे सत्ताधारी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के चेहरे खिले हुए हैं। और यही वजह है कि अब पार्टी के नेताओं ने फिर से कहना शुरू कर दिया कि पंजाब को नशे के नाम पर बदनाम किया जा रहा है। पंजाब में पुलिस और आर्मी की भर्ती के दौरान नौजवानों का डोप टेस्ट किया गया। पंजाब सरकार की ओर से 1,31,605 कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड जारी किए गए, जिनमें से 1,11,947 नौजवान शामिल हुए और 1,09,480 नौजवानों ने सब्सटेंस अब्यूज टेस्ट पास किया। मतलब अभी तक 85.06% पंजाबी नौजवानों ने मेडिकल टेस्ट पास किया और सब्सटेंस अब्यूज टेस्ट पास करने वालों की संख्या 97.80% है। यानी सिर्फ 2.18% नौजवान टेस्ट पास नहीं कर पाए। 1,31,000 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 1,12,000 ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 85% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 2.18% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ। डोप टेस्ट के सामने आए रिजल्ट से सरकार खुश है। सरकार विपक्ष पर पंजाब को बेवजह ही नशे के मुद्दे पर बदनाम करने का आरोप लगा रही है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਚੀਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ੇੜੀ। उधर विरोधी पार्टियां सरकार पर हमलावर हो रही हैं। विरोधी पार्टियों की माने तो सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है। 4 लाख आउट ऑफ 2 करोड़ 90 lakhs 4 फर्स्टली इट्स नॉट रिप्रेजेंटेटिव। सैकेंडली ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਰਾਮਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰਾਡ ਬੀਇੰਗ ਡਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦ ਬੈਸਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ 100% ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕੈਸੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾ ਚੁਸਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਆંકੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। नशे के मुद्दे पर पंजाब में हमेशा ही सियासत सरगर्म रहती है। डोप टेस्ट के रिजल्ट चाहे जो भी हों, लेकिन नशे पर पंजाब में सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़।
और पंजाब में नशे का मुद्दा उठाने वाली आम आदमी पार्टी खुद सवालों में है। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शराब के 58 नए ठेके खोले हैं, जिससे सरकार को 15 अरब का मुनाफा हुआ है, जबकि नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए सिर्फ 8 लाख रुपए खर्च किए गए। ये खुलासा आरटीआई से मिली जानकारी के जरिए स्वराज अभियान ने किया है। स्वराज अभियान का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने कुछ जगहों पर शराब ठेके लोगों के विरोध के बावजूद खोले हैं। आम आदमी पार्टी की शराब नीति पर यहां पर स्वराज अभियान की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है। आरटीआई के जरिए क्या खुलासा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में शराब के 58 नए ठेके खोले हैं, जिससे सरकार को 15 अरब का मुनाफा हुआ है, जबकि नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए सिर्फ 8 लाख रुपए खर्च किए गए। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक स्वराज अभियान ने ये खुलासा किया है और स्वराज अभियान का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने कुछ जगहों पर शराब ठेके जो हैं वो लोगों के विरोध के बावजूद खोले। दो 2015 से लेकर 4 जून 2016 के बीच में सरकारी ठेके खुले हैं 21, लेकिन बड़ी एक हैरत वाली बात यह है कि जो प्राइवेट ठेके खुले हैं वो खुले हैं 37। कुल मिलाकर 58 ठेके हैं। 58 का ब्रेकअप है। टोटल मिलाकर 58 ठेके हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा जो ठेके खुले हैं वो सरकारी ठेके नहीं है, वो प्राइवेट ठेके हैं। एक तो शराब के प्रसार को रोकने की कोई कोशिश नहीं है, कोई इरादा नहीं है, ये बहुत साफ दिखता है। दूसरा, ये बहुत साफ दिखता है कि शराब से पैसा कमाने की कोशिश हो रही है, ये बहुत साफ दिखता है इससे। और तीसरा, ये भी साफ दिखता है, कुछ जो हमारे पास जानकारी है, वो केवल आरटीआई के जवाब से वो चीज़ नहीं आती है, कि या तो जिसको ठेका देना चाहते हैं उसका दबाव इतना ज़्यादा है, या शराब से पैसा कमाने का दबाव इतना ज़्यादा है कि जो स्थानीय लोगों का गुस्सा है, स्थानीय लोगों का विरोध है, उसको भी पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा बयान दिया है और कैप्टन के मुताबिक सिद्धू का सियासी दायरा सिर्फ अमृतसर तक ही सीमित है और साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व क्रिकेटर होने की वजह से सिद्धू की युवा पीढ़ी में पकड़ नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब हुए तो निशाने पर आम आदमी पार्टी और सिद्धू रहे। हालांकि इस दौरान पंजाब कांग्रेस के कैप्टन ने आम आदमी पार्टी के बागियों और सिद्धू पर चुटकी लेने के साथ साथ उन्हें उचकारने का काम भी किया। सिद्धू किस पार्टी में शामिल होंगे, इस सवाल पर कैप्टन ने कहा कि सिद्धू की सियासी पहचान सिर्फ अमृतसर तक सीमित है और अमृतसर के बाहर लोग उन्हें सिर्फ पूर्व क्रिकेटर और कॉमेडियन के तौर पर जानते हैं और पूर्व क्रिकेटर होने की वजह से युवा पीढ़ी में उनकी पकड़ नहीं है। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾ 3 ਵਾਰ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ क्रिकेटर है, बट वो क्रिकेट जी नवी जनरेशन है इन्हू जानती नहीं क्रिकेट के तौर पर, सिर्फ ये करता है कॉमेंट्री थोड़ी बहुत ही वो सुनते हैं। जी मेन थिंग है जोड़ा वो करते हैं की कहते हो कॉमेडी शो, वो बस वही है जी इन्हू प्रमोट करती है। तो मेरे सारे कॉमेडी इकट्ठे हो रहे हैं, ये भी कॉमेडी इकट्ठा हो रहा है। एक भगवंत मान है, घुग्गी है, कोई बटेरा होना है, कोई ना कोई है चलना। हालांकि बाद में कैप्टन ने कहा कि सिद्धू चाहे तो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए उन्होंने सिद्धू के परिवार से कांग्रेस के पुराने संबंधों का हवाला भी दिया। टुडे आई एम सेइंग अगर वो आना चाहता है कांग्रेस भी वेलकम है, बट आई एम टेलिंग यू जो रियलिटी है, वो जो रियलिटी है कि ही इज़, इफ़ यू आस्क मी पॉलिटिकली वेयर इज़ ही इज़ इन अमृतसर। अदरवाइज इनू एज ए क्रिकेटर जान देने और या एज ए कॉमेडियन जान देने। उधर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने वाली आम आदमी पार्टी के बागियों और असंतुष्ट नेताओं को भी कैप्टन ने अपने पाले में लाने की कोशिश की है। शिफ्ट हो सकते हैं, साडे लोग तो उन्होंने नाल कॉन्टैक्ट रखे ने, संपर्क रख रहे हैं और जेडे आना चाहते हैं दे आर मोर देन वेलकम। जाहिर तौर पर अकाली बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बागियों को अपने पाले में मिलाकर कांग्रेस सूबे में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में है।
चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। पंजाब में संघ के बड़े नेता जगदीश गगनीचा का इलाज लुधियाना में हो रहा है। उन्हें जालंधर से लुधियाना रेफर किया गया। अभी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं इस बीच आज बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें कि शनिवार की शाम को जगदीश गगनीचा पर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन अभी तक उन पर हुए हमले की वजह साफ नहीं हो पाई है। जालंधर में फायरिंग के दौरान घायल हुए आरएसएस नेता जगदीश गगनेजा को कड़ी सुरक्षा के बीच लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां संघ नेता की हालत गंभीर बनी हुई है। शनिवार की शाम गगनेजा पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया था। मल्टीपल इंजरीज थी इंटेस्टाइन की, स्मॉल एज वेल एज लार्ज, तो उनका कुछ हिस्सा इंटेस्टाइन का निकालना पड़ा, बाकी कुछ रिपेयर किया है और अभी तक पेशेंट वेंटिलेटर पे है, स्टेबल है। इस बीच पंजाब के डीजीपी ने घटनास्थल का जायजा लिया है। वहीं बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। एडीजीपी इंद्रप्रीत सहोता के नेतृत्व में 10 जांच टीमों का गठन किया गया है। क्लूज भी मिले, उन्हें वर्कआउट कर रहे हैं और इट्स प्रीमेच्योर टू से समथिंग। बाकी गगनेजा साहब की सेहत ठीक है, कल नालों काफ़ी बेटर ने और ही स्टेबल ना। लोकल ऐसी एग्जामिन कर रहे हैं सारा, सो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पंजाब बीजेपी इस मामले को लेकर सोमवार को सीएम बादल से मुलाकात करेगी। आपको बता दें कि वारदात की जगह से 20 कदम की दूरी पर पुलिस का नाका था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती, उससे पहले ही बदमाश फरार हो गए। बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की। जालंधर से रविंद्र सिंह के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। चंडीगढ़ में तीज फेस्टिवल में शिरकत करने पहुंची सांसद किरण खेर के खिलाफ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और यूथ कांग्रेस ने सांसद किरण खेर पर चंडीगढ़ से गैर हाजिर होने का आरोप लगाया। लेकिन किरण खेर का कहना है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। युवा कांग्रेसियों का आरोप है कि सांसद ज्यादातर समय चंडीगढ़ से नदारद रहती हैं और केवल कल्चरल प्रोग्राम्स में शिरकत करने चंडीगढ़ पहुंचती हैं। ऐसे में युवा कांग्रेसियों ने तीज फेस्टिवल के मौके पर अपना विरोध दर्ज करवाया। शहर के सेक्टर 20 के गार्डन में नगर निगम की तरफ से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जिसमें सांसद किरण खेर को बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चेताना है कि यहाँ पर ये इतने पैसे खर्च कर जो हमारा टैक्स का दिया हुआ पैसा ये खर्च कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को बहुत थोड़े पैसे में किसी बंद कमरे में भी मनाया जा सकता था। दूसरा, हमारा प्रदर्शन यहाँ की एमपी साहिबा के खिलाफ है, जो कभी किसी कार्यक्रम में नहीं पहुँचती है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, वो सबसे पहले वहाँ पहुँचती है। हालांकि सांसद किरण खेर के पहुंचने तक पुलिस ने युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मौके से खदेड़ दिया। वहीं सांसद किरण खेर ने सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है और युवा कांग्रेसियों को नसीहत भी दी। मैं कहती हूँ कांग्रेस के जो बच्चे हैं उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाएं। और ये मुझे बॉयकॉट करके क्या मिल जाएगा? मैं शहर की एमपी हूँ, मुझे बॉयकॉट करने का मतलब ही क्या है? तो 3 घंटे के लिए आप लोग अक्सर लगाते हैं, 8-10 लाख बहुत सारे लगाते हैं, सेलिब्रेट करने के लिए लगाते हैं। जब कांग्रेस थी ना पावर में, या उनके मेयर थे, तब नहीं करते थे क्या? तब क्या घर में बैठ के चिमटा बजा रहे थे? सिर्फ अपने घर में क्या लगा रहे थे? मेहंदी। तब नहीं कर रहे थे? तब भी कर रहे थे ना, तब उनको उनके 8 लाख नहीं दिखाई दिए। नगर निगम ने इस कार्यक्रम के आयोजन पर लगभग 8 लाख रुपए खर्च किए, जिसे नगर निगम सही ठहरा रहा है। बीजेपी मेयर और पार्षदों ने इस मौके का जमकर लुत्फ उठाया। हालांकि कांग्रेसियों ने कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। चंडीगढ़ से नितिका महेश्वरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। हरियाणा बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर समापन इसका हो चुका है। सूरजकुंड में गुरुवार को शुरू हुए इस शिविर में देश और प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पदाधिकारियों को हरियाणा सरकार की उपलब्धियों से अवगत करवाया गया। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस शिविर में बीजेपी के डिजिटल ऐप को भी उन्होंने लॉन्च किया। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 4 दिन तक चला हरियाणा बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर रविवार को समाप्त हो गया। प्रशिक्षण शिविर के चौथे और आखिरी दिन में सत्र की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के संबोधन के साथ हुई। सत्र के आखिरी दिन सरकार की उपलब्धियां और हमारी कार्यपद्धति के सेशन हुए। पूरे प्रशिक्षण शिविर में कुल 19 सत्र हुए, जिसमें सहकारिता, देश के सामने चुनौतियां, सरकार की उपलब्धियां सहित कई विषयों पर मंथन हुआ।
भारतीय जनता पार्टी का ये एक निरंतर चलने वाला ये कार्यक्रम है, बैठकें, प्रशिक्षण, और इसी में से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक अपना उत्साह भी मिलता है, उसको नई नई जानकारियां मिलती हैं और वो अपने आप को काम करने के लिए हमेशा तैयार रखता है अपने आप को। तो इस प्रशिक्षण वर्ग का बहुत ही एक उपयोग हम सब कार्यकर्ताओं को होता है, उसमें हर स्तर के कार्यकर्ताओं का अपना प्रशिक्षण होता है। सामयिक विषय सुशासन, चाहे फिर देश के समक्ष चुनौतियां हों, सत्ता एवं संगठन में समन्वय। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के बड़े स्तर के नेताओं ने भी 4 दिन के प्रशिक्षण शिविर को कार्यकर्ताओं के लिहाज से काफी उपयोगी बताया। बीजेपी की माने तो इसमें कार्यकर्ताओं को नई दिशा मिली है, उनमें उत्साह और बढ़ा है। संगठन के कारण जगह जगह सत्ता आई है और सत्ता को भी समाज के उपयोग में, सत्ता हमारा साध्य नहीं है कभी भी। सत्ता को हमने एक साधन माना है समाज सेवा के लिए, और संगठन जितना चुस्त दुरुस्त रहेगा उतनी सत्ता ठीक चलेगी। प्रशिक्षण शिविर से पार्टी तो निश्चित तौर पर मजबूत होगी, लेकिन इससे हमारा कार्यकर्ता मजबूत होता है, उनके जीवन में एक नया बदलाव देखने को मिलता है और वो पार्टी की और सरकार की दोनों की चीजों तक, जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। सहकारिता के परिणाम जो गुजरात में, महाराष्ट्र में है, वो बहुत ही जबरदस्त परिणाम वहां पर आए हैं। तो उसी के बारे में अशोक ठाकुर जी ने बड़ी जानकारी दी और किस प्रकार से सहकारिता से हम रोजगार ज्यादा पैदा कर सकते हैं, किसान को ज्यादा संपन्न बना सकते हैं। 4 दिन के इस प्रशिक्षण शिविर में खास जोर सरकार की उपलब्धियों पर रहा। पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार की उपलब्धियों को समझाकर उन्हें जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, फरीदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाउन हॉल संवाद में गोरक्षकों के गोरख धंधे के बयान के बाद हरियाणा गौ सेवा आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए हर जिले में गौ सुरक्षा गार्ड तैनात करने का फैसला लिया है। गौरक्षा के नाम पर गोरख धंधा चला रहे लोगों को आगाह करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के एक दिन बाद ही हरियाणा सरकार एक्शन में आ गई है। हरियाणा गौ सेवा आयोग ने गौरक्षा गार्ड भर्ती करने का फैसला किया है, जो गाय की तस्करी रोकने के लिए गौरक्षा टास्क फोर्स के साथ मिलकर काम करेगी। गोरक्षा दल टास्क फोर्स बनाई है, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। इसकी अभी हमने संख्या तय नहीं की है, हर जिले में 15, 10, 15, 20 तक हम लगेंगे, क्योंकि 15 तो पुलिसकर्मी हमारे लगा दी हर जिले में। उसमें एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 एसआई और 12 जवान। जो हमारा अधिनियम है गोहत्या रोकने का, तस्करी रोकने का, उसको जागरूक करने का भी हम काम करेंगे। हरियाणा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष औरंगजेब भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और गौ तस्करी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए। साथ ही भाईचारे को खराब करने की कोशिश करने वालों पर शिकंजा कसना भी जरूरी है। कुछ शरारती तत्व, गंदे तत्व हैं जो इन गोरख धंधों को करते हैं, तो उन लोगों को किसी कीमत पे बकसना नहीं चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे लोग हमारे जो देश के अंदर जो भाईचारा है, अमन है, उसको खराब करते हैं और इन लोगों की वजह से, कुछ चंद लोगों की वजह से पूरा समाज बदनाम होता है। दरअसल बीते कुछ महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों से पशुओं को ले जाने वाले वाहनों को निशाना बनाया जाता रहा है। ऐसे प्रकरण बढ़ने से सरकार को भी आलोचना झेलनी पड़ी है। फरीदाबाद से कुलबीर दीवान, जी मीडिया। जाट आरक्षण पर जाट नेताओं के तेवर एक बार फिर से तल्ख नजर आ रहे हैं, जहां पर जाट नेताओं ने सरकार से अपना वादा पूरा करने की अपील की है, वहीं गैर जाट अधिकारियों को भी सख्त नसीहत दी है। जाट आरक्षण के मसले पर जाट नेताओं ने एक बार फिर हरियाणा सरकार को घेरा है। कुरुक्षेत्र में जाट धर्मशाला में जाटों के राष्ट्रीय सम्मेलन में समैण खाप के प्रधान सूबे सिंह समैण ने जहां सरकार से आंदोलन के दौरान गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग की, वहीं गैर जाट अधिकारियों को जाट बिरादरी पर निशाना नहीं साधने की चेतावनी भी दी। तो बच्चे हमारे पकड़े गए हैं या जिन लोगों का केस दर्ज है, उनको रिहा कराने के लिए, मुकदमों को वापस कराने के लिए, और सरकार उसमें जो है नहीं, जैसे सरकार ने वादा किया था दिल्ली के अंदर, लेकिन मुकदमे वापस नहीं हुए, बल्कि उल्टा बच्चों को बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर वो इस तरह का हालात चलते रहे तो मैं मानता हूँ कि हालात अच्छे नहीं रहेंगे। तो इस संदर्भ में जो वायदा किया था वायदा सरकार को निभाना चाहिए। हमारे साथ जो जस्टिस है, हमारी जो जाट धर्मशाला, इसके लिए भी बड़ा अभियान है, उसमें बड़ा जस्टिस चला हुआ है। मतलब आमतौर
के सरकारी अधिकारी जहाँ भी बैठे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के दरबार में बैठे हैं और चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे हैं, अगर गैर जाट बैठे हैं तो उन्होंने अपना रवैया गैर जाट बनाया हुआ है। हम उनको चेतावनी देते हैं कि वो तरीके से रहें, अन्यथा हालात बिगाड़ने में उनका जो रोल होगा वो उसी हालात को भुगतने में वो भी तैयार रहें। इधर सांसद राजकुमार सैनी ने जाट नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि वो लगातार शांति की अपील करते रहे हैं, लेकिन अब ये सब के सामने आ गया है कि कौन लोग प्रदेश को दोबारा भड़काना चाहते हैं। अपनी जुबान से उगला है और वो भी उन अधिकारियों के लिए जो सदैव उनके लिए समर्पित भाव से जिए हैं। 25 वर्षों तक उनके राज में उनका काम उनके हाथों में कुटपुतली की तरह खेलता रहा। आज उनको राज में बैठे हुए अपने उन मंत्रियों पे भी भरोसा नहीं रहा जो सदैव उनकी पैरवाई करते हैं। सूबे सिंह समेण ने एक बयान दिया, उसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। हरियाणा में जाट आरक्षण पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच जाट नेताओं ने कहा है कि 14 अगस्त को गांव कोला में 13 सितंबर को होने वाली बड़ी रैली के लिए स्थान और समय के बारे में फैसला लिया जाएगा। राकेश रोहिल्ला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र।